Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों, हम लोग इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्तियों के बारे में बात करते आ रहे हैं। औपनिवेशिक भारत या आधुनिक भारत के संदर्भों में, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जातिवाद, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर, इन तीनों के अंतर्क्रियाओं के इतिहास की बात करेंगे। जाति प्रथा के औपनिवेशिक पीरियड के इतिहास पर हम पिछले कुछ लेक्चर से बात करते आ रहे हैं। यह उसी की अगली कड़ी है। हमने इस संबंध में सेंसस के प्रभाव, 19वीं सदी के उत्तरार्ध की पृष्ठभूमि, महाराष्ट्र के संदर्भ में ज्योतिबा फुले के विचारों की तरफ रुख किया था। और यह लाजमी है, यह ज़रूरी है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 20वीं सदी के महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं कि जब हम गैर ब्राह्मणवादी चेतना की बात करें, दलित चेतना की बात करें, तो शायद सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप की तरफ हम अपना ध्यान केंद्रित करें। और इस सिलसिले में बाबा साहब अम्बेडकर के इंटरवेंशन, उनकी अहमियत, और साथ ही महात्मा गांधी, जिन्होंने अस्पृश्यता निवारण अपने आंदोलन, अपने स्वराज के फ्रेम में सबसे अधिक अहमियत उन्होंने दिया था अस्पृश्यता निवारण का, तो उनकी बात हम करेंगे। किस तरह से महात्मा गांधी और बाबा साहब के विचारों, उनके नज़रिए में क्या भिन्नताएं थी, किस तरह से वे दो भिन्न दृष्टिकोण को हमारे सामने लाते हैं, जो कई अर्थों में परस्पर विरोधी हैं, लेकिन इतिहास में मुकम्मल समाज के निर्माण में इन दोनों ही की भूमिका को लेकर इतिहासकारों ने अपना विश्लेषण दिया है। और देखिए, ये ज़रूरी है कि जब हम इतिहास की बात करें तो उसे किसी जज के रूप में न देखें। हम इतिहास को एक ऐसे वकील की तरह देखें जो अपने साक्ष्यों, अपने नज़रिए के द्वारा, अपने सवालों के द्वारा हमारे सामने अतीत की नई परतों को खोलता है, बजाय इसके कि हम एक पक्ष को बेहतर, दूसरे पक्ष को कम बेहतर, एक पक्ष को सही, दूसरे पक्ष को गलत माने। वह इतिहास का काम शायद नहीं है। कम से कम यदि आप मुझसे पूछेंगे तो
यह तो नहीं ही है। तो जितनी भिन्न दृष्टियां हमारे सामने आएंगी, उसके जितने नए आयाम इतिहासकार हमारे सामने लाते हैं, एक शोधार्थी के नाते और खासकर जब हम इतिहास लेखन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यानस्थ हैं इस लेक्चर सीरीज़ में, तो उन अलग अलग दृष्टिकोणों को परखना, उनकी बारीकियों को समझना, यह हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन इसमें हमारी सीमाएं भी हैं और इस कोर्स की भी सीमाएं हैं। 1 घंटे के लेक्चर में यह मुमकिन नहीं है कि हम हर पहलू को बहुत विस्तार से समझें। तो जैसे हम आज ही के पहलू की बात करें, आज ही के विषय की बात करें, तो महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के हस्तक्षेपों को समझने के लिए, उसकी सभी परतों को समझने के लिए 1 घंटे का यह लेक्चर बहुत छोटा पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से हमने बहुत सारे मुद्दों को अलग अलग तरीके से समझा है, इस मुद्दे को भी इनके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन मुद्दों को रेखांकित करना यहाँ मेरा मुख्य उद्देश्य है, जिससे शोधार्थी स्वाध्याय के द्वारा भी अपने आगे के विषय को, उन तारों को जिन पर यहाँ हम संक्षिप्त चर्चा भले करें, उनके सहारे आप इतिहास के वीथियों में जा सकते हैं, अपनी समझ बेहतर बना सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपनी चर्चा, आज की चर्चा शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि जिसकी तरफ मैं हमेशा शुरू में इशारा करता रहा हूँ, क्योंकि इतिहास की व्याख्या कॉन्टेक्स्ट, पृष्ठभूमि की व्याख्या के बगैर नहीं हो सकती है। और जब हम 1920-1930 के बाबा साहब अम्बेडकर या महात्मा गांधी के हस्तक्षेपों की बात करेंगे, तो पृष्ठभूमि जाहिर तौर पर 19वीं सदी का उत्तरार्ध होगा, जिसकी बात हमने विस्तार से ज्योतिबा फुले संबंधित लेक्चर में किया था। यहाँ दोहराने की ज़रूरत है कि गैर ब्राह्मण जातियों के बीच शिक्षा की अहमियत इस समय उस पर बल दिया जा रहा था, और इस सिलसिले को और भी पुरजोर तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया, जहाँ दलितों के मुक्ति के लिए शिक्षा को उन्होंने केंद्र में रखा। लेकिन 19वीं सदी का उत्तरार्ध, ज्योतिबा फुले की गतिविधियां और 1920-30 के दशक की गतिविधियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी 1900 से लेकर 1920-1930 के बीच उभर रहे, आकार ले रहे अनेक दलित संगठनों, दलित शब्द
का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ और पिछले लेक्चर में मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया था। यह दरअसल गैर ब्राह्मणवादी और समाज के निचले तबकों के जाति समूहों के बारे में बात करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक समावेशी इंक्लूसिव टर्म है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि यह कोई मोनोलिथिक सोशल ग्रुप की तरफ मेरा इशारा है। इसके अनेक अलग पहलू हैं, विविधताएं हैं। फिर भी यहाँ मैं दलित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि संप्रेषणीयता बरकरार रहे। और इस तरह से इतिहासकार, समाजशास्त्री भी 1970 के दशक के बाद से इस शब्द का अधिकाधिक रूप से इस्तेमाल करते आए हैं। तो तमाम सीमाओं के बाद भी यह एक उपयोगी शब्द, खासकर विश्लेषणात्मक नज़रिए से देखें तो हमारे सामने आता है, और उसी रूप में मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 1900 से 1930 के बीच हम देखते हैं कि अनेक ऐसे संगठन, कास्ट एसोसिएशंस उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं। यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी है, यह मद्रास प्रेसिडेंसी में, तमिल तेलुगु भाषी इलाकों में, तटीय आंध्र प्रदेश, निजाम के अधिपत्य वाले हैदराबाद, कर्नाटक। तो इसका फैलाव इन संगठनों का हमें एक व्यापक ज्योग्राफिकल एक्सपेंस पर दिखता है। 1913 में जाहिर सी बात है, जैसा मैंने कहा कि इन पर विस्तार से चर्चा यहाँ संभव नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण जो साइन पोस्ट हैं इस इतिहास को समझने के लिए, किस तरह से चेतना आकार ले रही है। इसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव 1913 में महार कॉन्फ्रेंस, 1920 में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद, डिप्रेस्ड कास्ट एसोसिएशन, ये सब एक इस इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं जोर देकर कहूँगा कि शोधार्थी इन प्रत्येक पड़ावों का को थोड़ी गहनता के साथ अध्ययन करें। इसके लिए किताबों का और डिजिटल माध्यमों का भी सहारा ले सकते हैं कि इनकी क्या भूमिकाएं रही, इनका क्या इतिहास रहा। यहाँ मोटे तौर पर कहें तो ये जो अलग अलग क्षेत्रों में ये संगठन उभर कर आ रहे हैं, इन्होंने आर्य और गैर आर्य का प्रश्न कहीं न कहीं एक कॉमन मुद्दा हमारे सामने आता है। इसकी शब्दावली भले ही भिन्न रही, कहीं यह जैसे आंध्र में यह आदि आंध्र और आंध्र समुदायों के बीच के बाइनरी के रूप में हमारे सामने आता है। निजाम शासित हैदराबाद में भाग्या रेड्डी वर्मा के नेतृत्व में हम आदि हिंदू शब्द का व्यवहार पाते हैं। ज्योतिबा फुले के समय शूद्र और अतिशूद्र
जैसे शब्दों का इस्तेमाल देखते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र में सरोकार भले ही उनका शब्द अलग रहा, लेकिन मूल मुद्दा यह था कि आर्यों के आने से पहले इन संगठनों, इन समूहों का यह मानना था कि आर्यों के आगमन से पहले जो यहाँ का समाज था, चाहे वह आदि आर्य या आदि हिंदू का समाज था, वही उसी समाज के वंशज 20वीं सदी के गैर ब्राह्मणवादी जातियां रही हैं। और आर्यों के आगमन ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाज में स्थापित किया, जिससे इन आदि आर्य समूहों का, आदि हिंदू समूहों की सामाजिक स्थिति में गिरावट आया और वे समाज के निचले तबके या अस्पृश्यता के कगार पर ढकेल दिए गए। यह विभेद मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि आर्यों और अनार्य के बीच, इतिहासकारों के बीच अनेक विवाद हैं। इस पर कोई आम सहमति नहीं है कि आर्य बाहर से आए या आर्यों का आक्रमण हुआ। अलग अलग समय से अलग अलग थियरीज इस बाबत प्रतिपादित किए जाते रहे हैं। मेरा उद्देश्य उन थ्योरीज को, उन सिद्धांतों को परखना नहीं है। मैं महज यहाँ यह कहना चाह रहा हूँ कि किस तरह से इस आर्य अनार्य विभाजन को इस खास ऐतिहासिक परिस्थिति में इन गैर ब्राह्मणवादी संगठनों द्वारा उनकी पुनर्व्याख्या की जा रही है। तो यहाँ जब आदि आर्य, आदि आंध्र, आदि हिंदू आदि की बात हो रही है, तो इस विमर्श में के दो पाठ हम पाते हैं, दो ध्रुव पाते हैं, दो पक्ष पाते हैं। एक पक्ष तो ऐसे सरोकारों का रहा जिनके लिए अस्पृश्यता उन्मूलन का सवाल या ब्राह्मण विरोध का सवाल दरअसल जो सदियों से चली आ रही स्थापित सामाजिक मान्यता वर्णाश्रम धर्म से स्वायत्तता की मांग, अर्थात अस्पृश्यता या इस जातिभेद को खत्म करना है तो इसके लिए वर्णाश्रम धर्म से बाहर निकलना होगा। ऑटोनॉमी की मांग, वैदिक ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म जिस तरह से उस समय व्याख्यायित हो रहा था उस ऐतिहासिक परिस्थितियों में, उससे बाहर निकलने की बात की जा रही है एक पक्ष के द्वारा। दूसरा पक्ष समावेशीकरण की बात कर रहा है, अर्थात उसके लिए अस्पृश्यता निवारण
हिंदू धर्म के भीतर पनपी कुरीतियों के निवारण की बात है। वहां धर्म की आलोचना कम है, धर्म में समय के साथ साथ आई हुई कुरीतियों को दूर करने की बात है। तो ये दो ध्रुव हैं एक इतिहास के छात्र के रूप में हमारे सामने। और इसी कारण से जब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इसका प्रभाव बाबा साहब और महात्मा गांधी दोनों के वैचारिक दृष्टिकोण की भिन्नता में भी दिखता है। लेकिन साथ ही यहाँ जिस बात की चर्चा मैंने पहले भी की कि नए समीकरण इन गैर ब्राह्मणवादी जातियों के बीच बन रहे हैं। कुणबी महार के बीच जो क्षत्रिय परंपरा के साथ संबंध स्थापित करने की बात है, उस जरिए संबंध संगठनात्मक साझेदारी, साझी विरासत की बात की जा रही है। मांग महार की बात, तो ये अलग अलग क्षेत्र में इसका अलग स्वरूप हम पाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उद्देश्य यह है कि अस्पृश्यता या ब्राह्मणवाद के वर्चस्व, अस्पृश्यता निवारण के लिए गैर ब्राह्मणवादी जातियों को एक साथ आना होगा, इस पर बल है। इसके भी अलग अलग पक्ष हैं, हालांकि उस तरफ विस्तार से जाना यहाँ संभव नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात कि ये जो सभी जातियां हैं, खासकर जब हम अस्पृश्यता के इतिहास की बात करते हैं, तो ये कृषि मजदूर या औद्योगिक मजदूर, औद्योगिक श्रमिक वर्ग से इनका ताल्लुक रहा। तो इस तरफ भी अंबेडकर के विचार सीधे सीधे उन्मुख रहे। लेकिन यदि अंबेडकर के रुझानों, उनके वैचारिक और राजनीतिक गतिविधियों से बाहर भी निकल कर देखें तो 1920 का दशक मंदिर प्रवेश के संबंधित आंदोलनों का समय रहा, जिसकी शुरुआत 1920 के दशक के मध्य से पहले दक्षिण से शुरू हुई। लेकिन इसने राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं का और जनमानस का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जब पहली बार बहुत सशक्त रूप में समाज के वे तबके जिन्हें मंदिर में प्रवेश की इजाज़त नहीं थी, उन्होंने मंदिर प्रवेश के अधिकार को लेकर वर्चस्ववादी ताकतों के खिलाफ मुहिम छेड़ा। और इसकी प्रतिध्वनियाँ हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरोकारों में भी, महात्मा गांधी के विचारों में भी देखने को मिलता है, जब उन्होंने मध्यस्थता की भी कोशिश की थी।
लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं कि महात्मा गांधी की तुलना में बाबा साहब अम्बेडकर के विचार एकदम भिन्न थे। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए मंदिर प्रवेश कोई अहम बात नहीं थी। दरअसल वे कई मौक़ों पर मंदिर प्रवेश के प्रति सख्त आलोचक भी रहे। और उनके अपने तर्क रहे कि यदि अस्पृश्यता निवारण की बात करनी है, यदि दलितों के उद्धार की बात करनी है, उनकी समानता की बात करनी है, तो मंदिर प्रवेश का मसला असल मुद्दा नहीं हो सकता है। और हम आगे आके इसके भी अनेक पहलुओं को देखेंगे कि क्यों बाबा साहब ऐसा मानते थे। लेकिन दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण अध्याय 1927 में महाद, जो कोंकण में एक छोटा सा शहर है, वहाँ 1927 के टैंक सत्याग्रह के रूप में हमारे सामने आता है, जब कोलाबा जिला बहिष्कृत परिषद के अधिवेशन में दूसरे दिन यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी वहाँ से मार्च कर और टैंक से पानी पिएं। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि अस्पृश्यों को सामुदायिक जल स्रोतों से पानी लेने की इजाज़त नहीं थी। एक बड़ा जत्था इस अधिवेशन से मार्च करते हुए टैंक से पानी पीता है। वापसी में सांप्रदायिक झड़प भी की घटना होती है और फिर पुलिस कंप्लेन लॉन्च किए जाते हैं। इन सब वाक़ये ने एक राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान खींचा। हालांकि सामुदायिक स्रोतों से जल पीने की इजाज़त बहुत बाद तक भी अस्पृश्य जातियों को हासिल नहीं हुई और बाद तक भी इस संबंध में दावे प्रतिदावे और हिंसा की घटनाएं भी हमारे सामने आती रहीं। लेकिन एक सांकेतिक रूप में कहें, एक पहल के रूप में कहें तो महाद का टैंक सत्याग्रह एक अहम भूमिका के रूप में हमारे सामने आता है। खासकर जब हम बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास, उनके विचारों की तरफ देखते हैं, उनके हस्तक्षेपों की तरफ देखते हैं। 1930 में इसी तरह डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस या लंदन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, इन सब का खासकर दूसरा
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें बाबा साहब ने अलग दलितों के लिए अलग इलेक्टोरेट की मांग रखी और जिसने महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। महात्मा गांधी इस मांग के खिलाफ आमरण अनशन करते हैं और अंततः बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी जी के साथ पूना पैक्ट का समझौता होता है, जिसमें बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ा, लेकिन इसके बदले दलितों की भागीदारी में खासा इजाफा हम पाते हैं। पुणे पैक्ट के नतीजे, इनके विवाद आदि पर इतिहासकारों ने अलग अलग पहलू से लिखा है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने लिखा है। यहाँ मैं, जैसा कि मैंने कहा कि मुख्य घटनाओं की तरफ के रूप में ही उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि अहम मुद्दा ये जो वैचारिक दृष्टि से जो भिन्नता है उसको समझने का है, और जो बाबा साहब अम्बेडकर के हस्तक्षेप हैं उनके जो तार हैं उनको विश्लेषित कैसे किया जाए, उनको कैसे इतिहासकारों ने देखा, इस तरफ हमारा ध्यान अधिक है, बजाय कि किसी एक खास घटना को व्याख्यायित किया जाए। इसलिए मैं पुणे पैक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है उसकी तरफ भी महज इशारा कर आगे यहाँ बढ़ रहा हूँ। तो वापस हम यदि ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन, स्वायत्तता या समावेशीकरण के जो दो भिन्न ध्रुव की बात मैं कर रहा था, उसकी तरफ मैं जाऊं, तो हम पाते हैं कि बाबा साहब के लिए दलितों का प्रश्न मूलतः एक राजनीतिक प्रश्न था। यहाँ उनके लिए यह प्रश्न प्रतिनिधित्व, राइट टू रिप्रेजेंटेशन का था, नागरिकता का सवाल था, अर्थात राइट टू होल्ड ऑफिस अंडर द स्टेट। हर किसी को यह अधिकार समान रूप से मिले, यह उनके जद्दोजहद का मूल था। कोई ग्रुप, कोई समूह समाज के किस पायदान पर है, इससे उसके राजनीतिक अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अस्पृश्यता या दलितों का समाज के निचले पायदान पर होना दरअसल उस असमानता की तरफ ले जाता है जो कि राजनीतिक रूप से उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करता है। और इस राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई
बाबा साहब की लड़ाई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी विदेश से, कोलंबिया से, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की थी और उस पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा का उनके विचारों पर सीधा सीधा असर देखने को मिलता है। ये राजनीतिक अधिकार की भाषा सीधे रूप से पाश्चात्य प्रजातंत्र, पाश्चात्य नागरिकता के जो आदर्श हैं वहाँ से आते हैं और इस कारण भी बाबा साहब के लिए धार्मिकता का सवाल या भक्ति परंपरा से जिस तरह से ज्योतिबा फुले जोड़ते थे वह सवाल उनके लिए अहम मुद्दा नहीं था। पंढरपुर गैर ब्राह्मणवादी जातियों के लिए एक महत्वपूर्ण पिलग्रिम सेंटर, धर्म स्थल के रूप में रहा है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के लिए यह मुद्दा उतना अहम नहीं था। दरअसल जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस धार्मिकता को लेकर उन्होंने आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं ही दी थी। तो ये एक रैशनल ग्राउंड पर एक पॉलिटिकल कैटेगरी की तरह उनके लिए दलितों का प्रश्न या अनटचेबिलिटी का प्रश्न आता है। दूसरी तरफ महात्मा गांधी के लिए अस्पृश्यता समाज की एक अहम कुरीति है, लेकिन एक ऐसी कुरीति जो सामाजिक और सभ्यता जनित स्तर पर भारतीय समाज की एक अंदरूनी समस्या रही। और इस अंदरूनी समस्या से निपटने के लिए उन्होंने हरिजन शब्द दिया और इस पर बल दिया कि सभी समाज का हर तबका वर्णाश्रम धर्म के संरचनात्मक छाते के नीचे हर तबके की अपनी भूमिका है और हर तबके का अपना स्थान है। तो और इस संरचनात्मक पतन के लिए जिस तरह की कुरीतियां समाज में पनपी, उनका प्रतिकार होना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष समानता और समान आर्थिक अवसर देने से जुड़ा था। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस हेतु शिक्षा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माध्यम उन्होंने माना। लेकिन साथ ही दलित चेतना के विकास के लिए गैर ब्राह्मण जातियों के बीच सहयोग और दलितों के बीच संगठन की अहमियत पर वे बल देते थे। और मैंने अभी जो कहा कि ज्योतिबा फुले जो प्रतिबिंबों और सांस्कृतिक विरासत की पुनर्व्याख्या कर रहे थे, जिनके लिए भक्ति की विरासत, पंढरपुर सभी महत्व का था,
उससे भिन्न अंबेडकर के विचार थे। वे अस्पृश्यता को धार्मिक मुद्दा ही नहीं मानते थे, बल्कि उनके लिए यह भौतिक और एक धर्मनिरपेक्ष यथार्थवादी कैटेगरी के रूप में हमारे सामने आता है। तो अंबेडकर के विचारों में गैर ब्राह्मणवादी जातियों की असमानता, उनका उत्पीड़न या फिर अस्पृश्यता की बात ठोस सामाजिक और आर्थिक धरातलों पर सामने आता है, और इस कारण से वे महात्मा गांधी की तरह वर्णाश्रम धर्म के भीतर सुधार की बात नहीं कर रहे हैं। वे वर्णाश्रम धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो यदि महात्मा गांधी को हम समावेशी विचार के पक्ष में रखें, तो बाबा साहब अंबेडकर स्वायत्तता की बात करते हुए हमारे सामने मिलते हैं। और यही कारण था कि 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। सामाजिक और आर्थिक जो धरातलों की बात है, वहाँ वे वामपंथी गुटों के करीब दिखते हैं, लेकिन गौरतलब हो कि जब मुंबई में मिल मजदूरों के हड़ताल की बात हुई, तो उन्होंने इन वामपंथी नेतृत्व को इस बात पर राजी किया कि अनटचेबिलिटी का सवाल, जो समाज के निचले तबके से मजदूर आते हैं, उन्हें भी कारखाने के हर किस्म के काम करने का समान अधिकार मिले, इस दिशा में बाबा साहब को काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा। और जब दूसरी बार 1929 के मिल मजदूर हड़ताल में उन्होंने तो हड़ताल की खिलाफत की, और अपने समर्थकों को अपने लेखनी से उन्होंने कहा कि हड़ताल से दरअसल जो अनटचेबल वर्किंग क्लास सेगमेंट है, उसकी परेशानियां और अधिक बढ़ेगी ही। तो उनके लिए असमानता का अधिकार, असमानता का प्रश्न सीधे सीधे शोषण का प्रश्न था, और शोषण से मुक्ति किस तरह से हो, यह उनके जद्दोजहद, उनके सरोकार के केंद्र में था। यह शोषण की बात फिर से, खासकर आर्थिक शोषण और इसका जो संबंध हमने पहले देखा राजनीतिक अधिकार की असमानता के साथ, ये मुद्दे फिर से हमें बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच
के अंतर को की तरफ ले जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि महात्मा गांधी के लिए अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष वर्णाश्रम धर्म के भीतर की लड़ाई थी, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए यह वर्णाश्रम धर्म के खिलाफ संघर्ष था। और चूंकि महात्मा गांधी के लिए यह वर्णाश्रम धर्म के अंदरूनी लड़ाई थी, तो यह संघर्ष महात्मा गांधी के लिए कर्तव्य की भाषा में हमारे सामने आता है, जहां वे आग्रह करते हैं खासकर सवर्णों से कि वे अवर्ण को, हरिजनों को समान तरजीह दें। लेकिन हमने देखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऑफिस बियरर्स में भी जहां नेतृत्व की बात आती है, वहां अवर्णों को हाशिए पर ही रखा गया। तो महात्मा गांधी के लिए इस तरह से यह एक मानव चेतना के प्रति, मानव चेतना को उन्मुख एक आग्रह के रूप में आता है, एक आदर्श आग्रह के रूप में। हर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह दूसरे को समान समझे और दूसरे को समान अवसर दे। तो यह कर्तव्य की भाषा है। लेकिन दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के लिए दलितों का प्रश्न मूलतः उनके अधिकार का प्रश्न था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वे राइट्स, अधिकार की भाषा, उन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और इसीलिए ये जो वैचारिक अंतर है, इस कारण से महात्मा के लिए किसी हरिजन के पारंपरिक और अवमानना वाले कार्य को खुद से कर देना जनता के लिए एक संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से भी था। पर यह जैसे अस्पृश्यों के साथ भोजन करना, अस्पृश्यता को न मानना, अपने जीवन में, अपने कार्यों में, दैनिक कार्यों में उन कामों को करना जो पारंपरिक रूप से अस्पृश्यों के लिए ही माना जाता था, इन कामों को करते हुए महात्मा गांधी और स्वयं भी और अपने समर्थकों से भी, देश की जनता से भी उनके स्वविवेक के स्तर पर आग्रह कर रहे थे। यह स्वविवेक और स्व इच्छा का मसला था। जाहिर सी बात है कि यह उनके स्वराज के मॉडल में एक अहम भूमिका रखता था। लेकिन आप अपनी इच्छा से उन कार्यों को कर रहे थे जो दरअसल अवमाननापूर्ण कार्य माना जाता था, जो अस्पृश्य तबकों के लिए ही माना जाता था। अब दूसरी तरफ देखिए कि बाबा साहब और दलितों के लिए ये अवमाननापूर्ण कार्य, यह असमानता, यह तिरस्कार उनके अनुभव और उनके अतीत दोनों ही का मुद्दा था। यहाँ इच्छा या स्वविवेक का प्रश्न ही नहीं है। वे
उस जिंदगी, उस तिरस्कारपूर्ण जिंदगी के निर्वहन के लिए कॉन्डेम्ड थे। यह उन्हें विरासत में मिली थी, जिसकी प्रकृति आनुवंशिक थी। तो इस जन्मजात आनुवंशिक प्रकृति के कारण यहाँ दलित शोषण का मुद्दा, इस अनुभव का मुद्दा दरअसल पहचान की राजनीति से जुड़ जाता है। और इस पहचान की राजनीति से छुटकारा के लिए बाबा साहब एक तरफ तो अधिकार की भाषा की वकालत कर रहे थे और दूसरे तरफ उनके लिए, इसके लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक था। और इसी राज्य की हस्तक्षेप के मुद्दे के कारण हम उन्हें, चाहे वह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के समय ब्रिटिश राज्य को पिटीशन देते हुए पाते हैं, या लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के समय जो उनका हस्तक्षेप है, उनके जो तर्क हैं, उनकी दलील, उसके मूल में यही है। वे मानते थे कि बगैर राज्य के हस्तक्षेप के यह राजनीतिक अधिकार का प्रश्न नहीं सुलझ सकता है। अब देखिए, दूसरी तरफ महात्मा गांधी का स्वराज, जहां एक तरफ पाश्चात्य आधुनिकता के सबसे सशक्त आलोचना के तौर पर हमारे सामने आता है, वहीं बाबा साहब अंबेडकर ने आधुनिकता के उत्पाद पश्चिमी शिक्षा को ही अपने राजनीतिक अधिकारों को और कानून को अस्पृश्यता के खिलाफ सबसे सुदृढ़ हथियार माना। अर्थात जिस पश्चिमी आधुनिकता के खिलाफ थे महात्मा गांधी, उसी पश्चिमी आधुनिकता को अस्त्र बनाकर, उसको सशक्त प्रेरक स्रोत बनाकर बाबा साहब अंबेडकर राजनीतिक अधिकारों और कानून के जरिए अस्पृश्यता उन्मूलन और दलित के समानता की बात कर रहे हैं। तो ये दो विपरीत ध्रुव हमारे सामने दिखते हैं। जैसा मैंने शुरू में भी कहा, यहां उद्देश्य एक पक्ष को, एक तर्क को बेहतर और दूसरे तर्क को कम बेहतर सिद्ध करना नहीं है। हमें एक इतिहासकार के रूप में भिन्न मतों के जो बौद्धिक जड़ें हैं, उनके तार या सामाजिक और आर्थिक तार, उनको समझना होगा। और इस कारण हम यदि इस इतिहास को देखें तो जहां एक तरफ हमें नेतृत्वकारी शक्तियां मिलती हैं, नेताएं और उनके विचार मिलते हैं, समाज सुधारक मिलते हैं जो पाश्चात्य शिक्षा के, आधुनिकता के खिलाफ थे, वहीं दूसरी तरफ हमें समाज सुधारक और दलित चिंतक मिलते हैं जिन्होंने पाश्चात्य आधुनिकता और खासकर शिक्षा और कानून, इन्हें
दलितों के शोषण को दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार माना। एक तरफ वे शक्तियां जिन्होंने यह माना कि यह भारतीय समाज की अंदरूनी लड़ाई है, हिंदू समाज की अंदरूनी लड़ाई है, तो दूसरी तरफ वे विचारक और चिंतक हमारे सामने आते हैं जिन्होंने वर्णाश्रम धर्म की खिलाफत की और इससे बाहर निकलने की वकालत की। इन भिन्न दृष्टिकोणों के बीच ही जातिवाद का प्रश्न पिछले 150 साल में आइडेंटिटी का प्रश्न और राजनीतिक प्रश्न के रूप में हमारे सामने उत्तरोत्तर मिलता चला जा रहा है। लेकिन इस चर्चा के दो और महत्वपूर्ण आयाम जिनके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, एक तो दक्षिण भारत में खासकर श्री नारायण गुरु और पेरियार के विचारों से प्रभावित जो दलित चेतना का विकास हो रहा था उसके स्वरूप की बात करेंगे, उसके इतिहास की बात करेंगे। और दूसरा कि इस दलित चेतना में, इस गैर ब्राह्मणवादी चेतना में महिलाओं का इतिहास क्या रहा है, उस इतिहास को कैसे देखें, इन पर भी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।